हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर डेवलपर्स। और आज हम आपके सामने बात करेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में, क्लास 12 बुक नंबर 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में फर्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ने से पहले हम बात करेंगे कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में जो डिफरेंसेस हैं, कौन से ऐसे डिफरेंसेस हैं जिनके आधार पर हम इन दोनों को अलग करते हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जिनके आधार पर हम दोनों को अलग कर पाते हैं। तो उन डिफरेंसेस के बारे में थोड़ा सा पहले हम समझने का प्रयास करेंगे, देन हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की फर्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो व्हाट इज इकोनॉमी? सबसे पहली चीज हमारे सामने क्या आती है, इकोनॉमी। क्या है इकोनॉमी? सो इकोनॉमी इज अ सिस्टम इन विच इकोनॉमिक एक्टिविटीज टेक्स प्लेस। क्या है इकोनॉमी? इकोनॉमी है एक ऐसी व्यवस्था जिसके अंतर्गत सभी प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या करती हैं, जगह लेती हैं। अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हम वाइड में समझेंगे यहाँ पर। सच एज प्रोडक्शन ऑफ द रिसोर्सेज, नंबर 1, नंबर 2 प्राइसिंग ऑफ द रिसोर्सेज, नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज, एंड नंबर 4 लास्ट एंड फाइनल थिंग एक्सचेंज एंड सोशल वेलफेयर एक्सेट्रा। अब इनको थोड़ा थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे सामने नंबर 1 पॉइंट था प्रोडक्शन ऑफ द रिसोर्सेज। देखो दोस्तों, इकोनॉमिक्स के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, हमारे माइंड में सबसे पहले एक ही चीज आती है, वो क्या? वो आती है प्रोडक्शन के बारे में। कि जब भी हम इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं, इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं प्रोडक्शन जरूर होता है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने क्या आता है, प्रोडक्शन ऑफ द रिसोर्सेज। तो प्रोडक्शन की एक छोटी सी डेफिनेशन मैंने लिखने का प्रयास किया जिसको आप समझ पाएंगे। इनपुट का आउटपुट में फॉर्मेशन, यानी कि क्या होता है, जब हम किसी चीज से कुछ नया करते हैं, चाहे वो सर्विस हो, चाहे वो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कुछ भी चेंज किया हमने, प्रोडक्ट हो, तो ये सभी प्रकार की चीजें क्या कहलाती हैं, प्रोडक्शन कहलाती हैं, या प्रोडक्शन के अंदर आती हैं। जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, कि मान के चलते हैं बिस्किट कंपनी है कोई, वो व्हीट फ्लोर लेती है, ठीक है, उसके बाद में शुगर है, एडिड फ्लेवर्स है, इन सभी चीजों को लेने के बाद ये क्या हो गया, आपके रॉ मटेरियल्स हो गए, और इनको कंबाइन करके, ठीक है, इनसे क्या करती हैं, बिस्किट तैयार करते हैं। तो फिनिश गुड्स हमारे सामने क्या हुआ, बिस्किट हुआ। लेकिन रॉ मटेरियल क्या क्या था, व्हीट फ्लोर था, शुगर था, एडिड फ्लेवर्स थे, इन सबको मिक्स किया हमने और यहाँ पर प्रोडक्ट तैयार कर दिया बिस्किट के रूप में। तो इनपुट समझ गए आप, रॉ मटेरियल, और आउटपुट हमारे सामने क्या आया, वो प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, वो यानी कि वो सारा प्रोसेस कहलाएगा प्रोडक्शन, यानी कि कुछ भी हमने नया करने का प्रयास किया या नया किया, ठीक है। तो यहां समझ गए आप, पहली चीज हम समझ गए प्रोडक्शन ऑफ द रिसोर्सेज। नंबर 2 हमारे सामने था प्राइसिंग ऑफ द रिसोर्सेज। अब मान के चलते हैं कि हमने वो बिस्किट तैयार कर लिया, तो बिना किसी वैल्यू के हम उसे बाजार में नहीं बेच सकते। भाई ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कहीं पे हम उसको 2 में बेच दे, कहीं पे 5 में, कहीं पे 10 पे। तो इस तरीके से तो हम उस बिस्किट को सेल आउट नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मैन्युफैक्चरर को, प्रोड्यूसर को, कि उसकी एक फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक ऐसी कॉस्ट रखेंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग उस बिस्किट को परचेज कर पाए, खरीद पाए, और ज्यादा से ज्यादा कंपनी अपने प्रोडक्ट को हर तरह के लोगों को सप्लाई कर पाए, ठीक है, जिससे कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट भी हो और लोगों को सामान सस्ते रेट पे, अच्छे रेट पे, मतलब बढ़िया क्वालिटी की चीज मिल सके, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों चीजें क्लियर हो गई कि प्रोडक्शन ऑफ द रिसोर्सेज क्लियर हो गया। साथ ही साथ हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा कि प्राइसिंग ऑफ द रिसोर्सेज, के रिसोर्सेज का प्राइसिंग भी कर दिया हमने। अब हमारे सामने लास्ट वन थिंग आती है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज। द थर्ड वन थिंग इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज। बिस्किट बनाया, प्राइस डिसाइड किया, अब उसे किसे बेचना है, यानी किसको हमें डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूशन किसे करना है, तो ये समस्या हमारे सामने आती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हम करेंगे कि मान के चलते हैं अगर हमने कोई शुगर फ्री बिस्किट बनाया है, क्या बनाया है, शुगर फ्री बिस्किट बनाया है, तो क्या हम उन्हें शुगर पेशेंट को दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि वो शुगर फ्री बिस्किट है। लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं वो उस बिस्किट को प्रेफर करेंगे या खाना पसंद करेंगे? नहीं, क्योंकि उसमें शुगर क्या होगी, ना के बराबर होगी, या हो सकता है शुगर उसमें ना ही हो, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि कौन कौन सा ऐसा समाज है, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो उस बिस्किट को परचेज कर सकते हैं, या कितने ऐसे लोग हैं जो उसे खा सकते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपना डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ठीक है। अब ये पॉइंट क्लियर करने के बाद हमारे सामने लास्ट वन थिंग आती है, 2 चीजें और, जैसे कि एक्सचेंज एंड सोशल वेलफेयर एक्सेट्रा। ये 2 चीजें ऐसी हैं जो इकोनॉमी के अंदर एक बहुत अहम भूमिका निभाती हैं, लेकिन
हम इनके बारे में ज्यादा समझ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ तीन ही चीजों के बारे में ज्यादा पढ़ते हैं, प्रोडक्शन, प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये चीजें मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि एक्सचेंज और सोशल वेलफेयर क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सचेंज के बारे में। एक्सचेंज का मतलब क्या है दोस्तों, कि काफी समय पहले भारत में मुद्रा नाम की कोई चीज नहीं थी, भारत में रुपये नाम की कोई चीज नहीं थी। तो उस समय पे लोग चीजों को खरीदने और बेचने के लिए क्या करते थे, बार्टर सिस्टम का प्रयोग करते थे। तो दोस्तों बार्टर सिस्टम क्या होता है, इसे बोलते हैं हिंदी में हम वस्तु विनिमय प्रणाली। तो वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर क्या होता है, लेट सपोज मेरे पास चावल है और किसी व्यक्ति के पास गेहूं है, किसी दूसरे व्यक्ति के पास, और मुझे क्या चाहिए, गेहूं चाहिए। तो मैं ऐसे व्यक्ति की तलाश करूंगा जिसके पास गेहूं है, मैं उसके पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि भैया मेरे पास चावल है, आप मुझसे चावल ले लीजिए और मेरे चावल के बदले में आप मुझे क्या दे दीजिए, गेहूं दे दीजिए। तो ये क्या था दोस्तों, बार्टर सिस्टम था। ठीक है, लेकिन जब से पैसा मार्केट में आया तो ये बार्टर सिस्टम खत्म हो गया। तो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो कि है हमारा सोशल वेलफेयर। तो दोस्तों सोशल वेलफेयर का मतलब क्या है, सोशल वेलफेयर का मतलब है कि अपना जो मेन मोटो है उस व्यक्ति का, उस संस्था का, वो ये रहता है कि ज्यादा से ज्यादा हम समाज कल्याण का काम कर सके, ना कि अपने प्रॉफिट अर्निंग के लिए हम काम करें। ठीक है, तो सोशल वेलफेयर में होता क्या है, देखो पैसे का लेन देन होता है सोशल वेलफेयर में, पैसे का यूज होता है, लेकिन उसका मेन पर्पज ये नहीं होता कि हम उस पैसे से ज्यादा पैसा कमाएं या प्रॉफिट कमाएं। उसका सिर्फ इतना ही तात्पर्य होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम अपनी सेवा पहुंचा पाए। जैसे कि गवर्नमेंट है दोस्तों, गवर्नमेंट क्या काम करती है, गवर्नमेंट हमसे टैक्स वसूलती है और उस टैक्स के बदले में हमें क्या देती है, स्कूल्स प्रोवाइड करती है, हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करती है और बहुत सारी फैसिलिटीज है जो हमें देखने को मिलती है अपनी जनरल लाइफ में। तो धन्यवाद दोस्तों, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं, अब हमारे सामने एक मेन बात जो है वो आती है उभर कर, क्या कि इकोनॉमी जो है हमारी वो कितने तरह के सप्लाई नेटवर्क्स पर काम करती है। तो मैंने क्वेश्चन भी लिखा है हैशटैग करके, हाउ मेनी सप्लाई नेटवर्क्स आर देयर इन द इकोनॉमी, कि इकोनॉमी में कितने तरह के सप्लाई नेटवर्क्स जो है काम करते हैं। सो बेसिकली आंसर इज देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सप्लाई नेटवर्क्स इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में कितने तरह के सप्लाई नेटवर्क्स काम करते हैं, 3 तरह के। तो सबसे पहले सप्लाई नेटवर्क कौन सा था उसके बारे में हम बात करेंगे, उसका नाम है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, या इसे हम कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी भी कह सकते हैं, इसे हम मार्केट के नाम से भी जानते हैं। नंबर 2 हमारे सामने आता है जिसे हम कहते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी या सोशलिस्टिक इकोनॉमी। बात समझ गए हैं आप, इसे हम गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। और नंबर 3 जो हमारे सामने सप्लाई नेटवर्क आता है उसका नाम है मिक्स्ड। मिक्स्ड का मतलब क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट प्लस कैपिटल सेक्टर जो है वो काम करता है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मिक्स्ड इकोनॉमी, मार्केट प्लस गवर्नमेंट। ठीक है, जिसमें कैपिटलिस्टिक का भी योग है और साथ साथ गवर्नमेंट का भी शामिल। ठीक है, इन दोनों का जोड़ एक तरीके से। तो अब हम इनके बारे में थोड़ा सा आगे समझने का प्रयास करेंगे कि इनके बीच में डिफरेंसेस क्या क्या है जो इन्हें एक दूसरे से अलग करते हैं। ठीक है, और साथ साथ ये जानने का प्रयास करेंगे कि इनके फीचर्स क्या क्या है या इनकी की पॉइंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है ना, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो अभी हमने समझा कि 3 तरह के सप्लाई नेटवर्क जो इकोनॉमी के अंदर काम करते हैं। ठीक है, तो पहले सप्लाई नेटवर्क की ओर हम बढ़ रहे हैं, सप्लाई नेटवर्क इन द इकोनॉमी। नंबर 1 कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। ठीक है, आप समझ गए इसको अच्छे से, मैंने इसको बताया भी था आपको कि इसको हम किस नाम से भी जानते हैं, मार्केट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, नाम से थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, कैपिटलिस्ट। कैपिटल यानी पूंजी, यानी पूंजीवादी। ऐसे लोगों का वर्चस्व ज्यादा रहेगा यहाँ पर, जैसे कि प्राइवेट कंपनीज हैं या प्राइवेटाइजेशन ज्यादा होगा एक तरीके से, जो समझने का प्रयास करेंगे तो। और मैं थोड़ा सा आपको और अलग से बता देता हूँ कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो इकोनॉमिक्स के अंदर एक महान अर्थशास्त्री हुए थे जिनका नाम था एडम स्मिथ। ठीक है, आप सभी जानते होंगे एडम स्मिथ के बारे में। 9 मार्च 1776 में अपने एडम स्मिथ जी ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, उस बुक में उन्होंने एक थ्योरी दी थी जो कि थी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के बारे में, और उस थ्योरी के बेस पे इकोनॉमी को, मतलब इकोनॉमी के अंदर इस सप्लाई नेटवर्क को अडॉप्ट करने वाली सबसे पहली कंट्री जो थी वो अमेरिका। ठीक है, तो अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। एडम स्मिथ, जैसे कि मैंने बताया आपको, द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इन्हें कहा जाता है। इन्होंने बुक लिखी थी 9 मार्च 1776 में, जिस बुक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस। उस बुक में इन्होंने कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की थ्योरी दी थी
और इस इकोनॉमी को सबसे पहले अडॉप्ट करने वाली कंट्री थी अमेरिका। ठीक है, तो इसके की पॉइंट्स यहाँ पर पढ़ते हैं हम। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, इकोनॉमी इन विच, ये ऐसी इकोनॉमी जिसके अंतर्गत प्राइवेट सेक्टर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, यानी कि ऐसी इकोनॉमी जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर की एक अहम भूमिका होती है। क्या होती है, अहम भूमिका होती है। भूमिका मतलब ज्यादा पावर होती है प्राइवेट सेक्टर के पास, प्राइवेटाइजेशन होता है एक तरीके से आप समझेंगे तो। नंबर 2, बिजनेसमैन आर द डिसीजन मेकर्स। तो अभी हमने पढ़ा पहले कि प्राइवेट सेक्टर एक अहम भूमिका निभाएगा, तो प्राइवेट सेक्टर अहम भूमिका निभाएगा तो सिंपल सी बात है उनके पास पावर्स होंगी, तो पावर्स होंगी तो यहाँ पे क्या करेंगे, वो बिजनेसमैन जो है वो डिसीजन मेकर्स होंगे, क्योंकि पावर्स है तो डिसीजन भी वही लेंगे ना, सिंपल सी बात है। तो नंबर 3, गवर्नमेंट इज जस्ट टू सी और मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द कंट्री, कि गवर्नमेंट का काम सिर्फ इतना है इन तरह की इकोनॉमी के अंदर कि बस वो ये देखे कि लॉ एंड ऑर्डर को अच्छे तरीके से मेंटेन किया जाए कंट्री के अंदर। ठीक है ना, बाकी सारा काम किसका है, इकोनॉमी के अंदर प्राइवेट सेक्टर का मेन काम है, ये भूमिका निभाता है। और जो बिजनेसमैन होते हैं वही क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट बस ये देखती है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए कंट्री के अंदर। और लास्ट एंड फाइनल जो हमारे सामने मेन ऑब्जेक्टिव आता है इस इकोनॉमी के अंदर, वो क्या है, टू मैक्सिमाइज हिज ओन प्रॉफिट। मैक्सिमाइज हिज ओन प्रॉफिट का मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा जो बिजनेसमैन है या जो प्राइवेट सेक्टर है वो इसलिए काम करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वो लाभ प्राप्त कर सके, पैसा कमा सके। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि ले लेते हैं हम सिंगापुर, यूके, यूएस, इटली और भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे कि हमारे सामने दूसरा एग्जाम, जैसे कि हमने पढ़ा था ना सप्लाई नेटवर्क हमारे सामने 3 है, तो पहला नेटवर्क था हमारे सामने कैपिटलिस्टिक, दूसरा था सोशलिस्टिक। तो सोशलिस्टिक इकोनॉमी को एडॉप्ट किया हुआ जिन देशों ने, वो भी आज के समय में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की ओर। क्यों, क्योंकि वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाए, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जाए, क्योंकि ज्यादातर जो है सोशलिस्टिक इकोनॉमी काम नहीं कर पा रही है सही तरीके से। तो इस तरीके से वो क्या चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम किसको एडॉप्ट करें, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को एडॉप्ट करें। तो इसलिए ज्यादातर लोगों का रुझान इस तरफ बढ़ रहा है इकोनॉमी से। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो कि है हमारा सोशलिस्टिक इकोनॉमी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो कि हमारा सेकंड टाइप ऑफ सप्लाई नेटवर्क, जिसका नाम है सोशलिस्ट इकोनॉमी। इसे हम सोशलिस्टिक इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। नाम के बीच में डिफरेंस है, लेकिन दोनों नाम सेम है, आपको अलग अलग लगे। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि सोशलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर जब हमने नाम पढ़ा तो नाम से समझ में आया, हल्का सा एक आइडिया लगा, सोशल। सोशल का मतलब समाज के बारे में जुड़ी हुई बातें हो रही है, समाज से जुड़ी हुई बातें करेंगे तो इसका मतलब क्या है, एक ऐसी इकोनॉमी जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट काम करती है, जो कि ज्यादा से ज्यादा काम किसके फेवर में करेगी, जनता के फेवर में करेगी, जिससे लोगों के हित की सुरक्षा हो या उनके हितों को बचाया जा सके। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम बात करेंगे सोशलिस्टिक इकोनॉमी के कुछ की पॉइंट्स, फीचर्स के बारे में, जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं। गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। ये ऐसी इकोनॉमी है जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट यानी सरकार और पब्लिक सेक्टर यानी सार्वजनिक उपक्रम क्या करते हैं, अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है, इकोनॉमी के अंदर। नंबर 2, गवर्नमेंट इज द होल एंड सोल ऑफ द इकोनॉमी। सॉरी, हम यहाँ पर आ गए, गवर्नमेंट इज द डिसीजन मेकर। पहले गवर्नमेंट डिसीजन लेगी। तो अभी हमने समझा कि गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर एक अहम भूमिका निभा रहे हैं, तो दोनों के पास पावर्स है, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे डिसीजन भी यही लेंगे। गवर्नमेंट के पास पावर है तो गवर्नमेंट ही डिसीजन लेगी, और डिसीजन लेने के साथ साथ जब सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में, तो क्या आ जाएगा, हेंस गवर्नमेंट इज होल एंड सोल ऑफ द इकोनॉमी। अब भाई गवर्नमेंट की मेन भूमिका है और गवर्नमेंट ही क्या कर रही है, डिसीजन ले रही है, तो होल एंड सोल कौन हुआ, गवर्नमेंट हुई ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर गवर्नमेंट क्या होगी, होल एंड सोल हो गई इकोनॉमी का। और लास्ट एंड फाइनल जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस इकोनॉमी का, वो क्या है, टू मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर ऑफ द कंट्री, कि उस देश का ज्यादा से ज्यादा सोशल वेलफेयर किया जा सके, सामाजिक कल्याण जो है लोगों का किया जा सके, उनका शोषण न किया जा सके। क्योंकि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में क्या होता था, लोगों का शोषण होता था। रीजन बीइंग कि ज्यादा से ज्यादा कोई भी कैपिटलिस्ट है वो क्या करेगा, लाभ कमाना चाहेगा, और लाभ के चक्कर में वो क्या करेगा, जनता से पैसा वसूलेगा। ठीक है, हो सकता है कि वो खराब चीजें ज्यादा मूल्य पे दे, या बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो उनको समझने का प्रयास हम बाद में करेंगे, लेकिन हल्का से एक आइडिया लेंगे कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए लोगों का शोषण किया जाता है। लेकिन सोशलिस्ट में क्या होता है, उनका शोषण ना करके उन्हें ज्यादा से ज्यादा उनके हितों की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर हो गया। एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ कंट्रीज के, जैसे कि नॉर्थ कोरिया।
नॉर्थ कोरिया के बारे में आपने सुना होगा, तानाशाह किम जोंग, आप काफी ज्यादा सुनते हैं। तो ये नॉर्थ कोरिया की बात हो गई। वहां पर कौन सी इकोनॉमी फॉलो करते हैं वो? सोशलिस्ट इकोनॉमी को। ठीक है, उसके बाद है श्रीलंका, ठीक है, बांग्लादेश एक्सेट्रा। और भी अन्य देश हैं जो कि इस इकोनॉमी के सप्लाई नेटवर्क को फॉलो करते हैं, लेकिन वो अब चाहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की ओर बढ़ना। अभी कौन सी इकोनॉमी चेंज करती है उसके बारे में हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन एग्जांपल हमने आपको बता दी। थैंक यू। तो हम चलते हैं हमारे थर्ड सप्लाई नेटवर्क की ओर, जिसका नाम है मिक्स्ड सप्लाई नेटवर्क, जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, जिसमें क्या आएगा? कैपिटल प्लस गवर्नमेंट। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट। सो हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड टाइप ऑफ सप्लाई नेटवर्क की ओर, जिसका नाम है मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, हमने पहले दो नेटवर्क्स पढ़े, सप्लाई नेटवर्क्स, जिनके बारे में आपको समझाया मैंने कि कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्टिक में क्या क्या डिफरेंसेस हैं जो एक दूसरे को अलग करते हैं। जैसे कि कैपिटलिस्टिक के बारे में हमने पढ़ा, कैपिटलिस्टिक में क्या था? बिजनेसमैन को राइट्स थे डिसीजन मेकिंग के। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर प्ले करता है एक अहम भूमिका कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, इनका मेन पर्पज होता है प्रॉफिट कमाना। ठीक है, मैक्सिमाइज ऑन प्रॉफिट। अब यहाँ पर आते हैं हम सोशलिस्टिक में। तो सोशलिस्टिक इकोनॉमी में क्या होता था कि गवर्नमेंट सेक्टर की एक अहम भूमिका होती थी पब्लिक सेक्टर की। तो वो क्या करते थे? ज्यादा से ज्यादा पब्लिक के हितों में काम करते थे। तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता था? मैक्सिमाइज द सोशल वेलफेयर इन द कंट्री, की सोशल वेलफेयर को बढ़ावा मिल सके, सोशल वेलफेयर को बढ़ाया जा सके। और साथ ही साथ यहाँ पर पावर और राइट्स किसके पास थे? गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट होल थी, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के पास डिसीजन मेकिंग के राइट्स थे। ठीक है ना। तो अब अगर हम मिक्स्ड की तरफ आते हैं, थर्ड जो हमारा सप्लाई नेटवर्क है, तो यहाँ पर क्या होगा कि इन दोनों को जब हम मिला देंगे, मिक्स कर देंगे, तो वो हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी बन जाएगा। इसका मतलब क्या है? कैपिटलिस्टिक प्लस सोशलिस्टिक। ठीक है, तो अब इसके बारे में जो इसके की फीचर्स हमको समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे लिखे हुए हैं, नंबर 1, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। यानी कि एक ऐसी इकोनॉमी जिसके अंतर्गत क्या होता है कि गवर्नमेंट यानी कि सरकार और प्राइवेट सेक्टर क्या करता है? एक अहम भूमिका निभाता है। ठीक है। नंबर 2, बोथ ऑफ देम, यानी बोथ ऑफ देम कौन कौन? गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर शेयर द कंट्रोल ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं। ठीक है, शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ डिसीजन मेकिंग पावर्स को। नंबर 3, गवर्नमेंट इंटरवेंशन, और गवर्नमेंट क्या करती है? हस्तक्षेप करती है, सॉरी हिंदी में क्या बोलते हैं? हस्तक्षेप। गवर्नमेंट क्या करती है? हस्तक्षेप करती है सभी कामों के अंतर्गत। कोई भी व्यक्ति जो कि प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, प्राइवेट फर्म है, वो बिना गवर्नमेंट की मदद के, बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के कुछ भी अप्लाई नहीं कर सकते जब तक गवर्नमेंट उस पर अपनी सहमति न दर्ज कराती। ठीक है, तो समझ गए ना। क्योंकि यहाँ पर दोनों क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं कंट्रोल ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पर क्या करेगी? गवर्नमेंट इंटरवेंशन करेगी, गवर्नमेंट देखेगी भाई ठीक पॉलिसी सही है या नहीं है। ठीक है, और लास्ट एंड फाइनल क्या आता है हमारे सामने? मेन ऑब्जेक्टिव। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है सोशल वेलफेयर ज्यादा से ज्यादा, और प्राइवेट सेक्टर का क्या होता है मेन ऑब्जेक्टिव? टू अर्न इज ऑन प्रॉफिट। ठीक है, टू मैक्सिमाइज इज ऑन प्रॉफिट। तो बेसिकली दोनों की बातें यहाँ पर करेंगे हम। मेन ऑब्जेक्टिव में बोथ प्रॉफिट भी कमाना है और साथ साथ सोशल वेलफेयर को भी बढ़ावा देना है। लेट्स सी एन एग्जांपल, इंडिया। भारत एक ऐसा एग्जांपल है जिसके अंतर्गत मिक्स्ड इकोनॉमी काम करते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलकर जो है इकोनॉमी को चलाते हैं। ठीक है, इकोनॉमी में एक अहम भूमिका निभाते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं हमारे सामने, जैसे कि दिल्ली के अंदर है लो फ्लोर बसेस जो है डीटीसी की, वो एक गवर्नमेंट सेक्टर है। और प्राइवेट सेक्टर का एग्जांपल हो गया क्लस्टर बसेस जो है आपके सामने। क्लस्टर बसेस आपने देखी होगी ना, ऑरेंज कलर की। तो टिकट दोनों में सेम है, प्राइस भी सेम है। ठीक है ना, लेकिन गवर्नमेंट चला रही है लोगों के वेलफेयर के लिए और प्राइवेट कंपनी चलाती है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। ठीक है ना, बात सेम। सो अभी तक हमने सारी चीजों को अच्छे से समझ लिया है कि इकोनॉमी क्या है। एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज का एक होल प्रोसेस है, उसका सम। ठीक है ना, यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंतर्गत इकोनॉमिक एक्टिविटीज जगह लेती है, वो इकोनॉमी है। उसके अंदर हमने सारी चीजें पढ़ ली, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन कौन सी थी, और फिर हमने समझा कि सप्लाई नेटवर्क कौन कौन से हैं और किस प्रकार से काम करते हैं। और अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमी हमने पढ़ लिया, इकोनॉमिक्स के बारे में जानते हैं। तो इकोनॉमी को जब हम एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं तो उसे ही इकोनॉमिक्स कहते हैं। दोस्तों क्या कहा मैंने? फिर से ध्यान से सुनिए कि इकोनॉमी को जब हम एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, तो वही इकोनॉमिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? इकोनॉमिक्स। क्लियर है? हिंदी में एक बार समझा देता हूं कि जब हम आर्थिक गतिविधियों के जोड़ को जब एक सब्जेक्ट यानी एक विषय के रूप में अध्ययन करते हैं तो उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थव्यवस्था को विषय के रूप में जानना, पढ़ना। ठीक है, क्लियर है? आई होप आपको ये सारी चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी।
और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ कमियां रह गई हैं जो हमें दूर करनी चाहिए, तो आगे आने वाली वीडियो में अगर हम उन्हें कम कर पाए तो उसके लिए आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही अपना प्यार हमारे वीडियोस को देते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।